दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय में वाक्य रचना के बारे में। दोस्तों वाक्य रचना को लेकर के आपके मन में बहुत सारा डाउट होता है और आज वो सब डाउट आपका क्लियर होने वाला है। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने दो पार्ट में शब्द रचना के बारे में पढ़ा। एक पार्ट हम लोगों ने दो पार्ट में हमने वर्ड रचना के बारे में पढ़ा, एक पार्ट में हमने शब्द रचना के बारे में पढ़ा और आज आपका तीसरा पार्ट हिंदी का जा रहा है जिसमें हम लोग आज वाक्य रचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी में बहुत अच्छे से आपकी कंप्लीट कराऊंगा। इसी तरह से जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको स्टडी 91 चैनल पर कंप्लीट कराया जा रहा है। उसकी डीप स्टडी आप हमसे जुड़कर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि हम आपको कौन कौन सी क्लास दे रहे हैं और आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। चलिए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों वाक्य रचना ये अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। कब तक, जब तक इसकी परिभाषा आती है तब तक तो हम बता ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही कहानी परिभाषा से आगे बढ़ती है हमको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है कि सर इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। बहुत सिंपल है वाक्य रचना। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था शब्द रचना में शब्द किसे कहते हैं, हमने कहा वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहा जाता है। कैसे? सार्थक संघात को, यानी ढेर सारे वर्ड यानी अक्षर मिलकर के शब्द का निर्माण करते हैं, लेकिन उनकी कोई सार्थक ध्वनि होनी चाहिए, उनका कोई अर्थ होना चाहिए। ये हम लोगों ने पढ़ा और आज यहां पर बता रहा है कि शब्दों के सार्थक संघात को, यानी शब्दों के मेल से, शब्दों के मिलने से वाक्य की रचना होती है। तो यहां दे रहा है कि शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य कहा जाता है। जैसे हमने बोला बच्चे अपने आप में एक शब्द है, पढ़ना भी अपने आप में एक शब्द है। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, राम खेल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, राधा सो रही है। ये क्या है? ये ढेर सारे शब्दों को मिलाकर के वाक्यों की रचना हो रही है। तो इतनी बातें तो आप जानते हैं, मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगला ऑप्शन दे रहा है बिजली का संवेग पुनः हो गया। बिजली का संवेग पुनः हो गया। अब बात आती है दोस्तों कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, जो कि बड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है और यही आपको शायद याद नहीं रहता है। याद हो जाएगा बिल्कुल, आप समझिएगा। वाक्य के तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? अर्थ के अनुसार वाक्य, रचना के अनुसार वाक्य और प्रयोग के अनुसार वाक्य। कौन कौन से? किसके आधार पर? अर्थ, यानी हर वाक्यों का अपना एक अर्थ होगा, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो जो वाक्य होते हैं तीन तरह के भेद इसके होते हैं। अब देखो एकदम डिटेल में चलते हैं दोस्तों और बहुत सारे भेद इसके बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दे भी रहा है ऊपर से, कह रहा है अर्थ के अनुसार वाक्यों के भेद कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। कितने भेद होते हैं? टोटल 8 भेद होते हैं। अगर आप अर्थ पे जाते हो, अगर वाक्यों का अर्थ निकालना आप शुरू कर दो तो याद रखिए टोटल कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। और एक एक भेद के बारे में अभी मैं आपको बताता हूं। विधिवाचक वाक्य, निषेधात्मकता, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संभाव्यवाची, आज्ञा सूचक, इच्छा सूचक और संकेतवाची, ठीक है। इतने होते हैं। एक एक लाइन में मैं सबको बता दे रहा हूं, सुनिए। अभी आगे डिटेल से भी बता रहा हूं। विधिवाचक, विधिवाचक याद रखिए जो सामान्य भाववाचक वाक्य होते हैं, जो सामान्य होते हैं, जिसे, ठीक है, जिसे राम पढ़ रहा है तो ये सामान्य है, उसको बोलते हैं विधिवाचक। जहां से नकारात्मकता झलकती है उसे बोलते हैं निषेधात्मक, ठीक है। जहां से प्रश्नवाचक शब्दों का बोध होता है उनको प्रश्नवाचक कहा जाता है। जिसको देख करके आप विस्मय की स्थिति में आ जाओ, 100 यहां पर छोटा रहेगा, ठीक है। ये वर्तनी सुधार भी साथ में करते चलिए। विस्मय, ठीक है, विस्मय में 100 हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो विस्मयादिबोधक जो होता है, विस्मय यानी आश्चर्य, जब कभी आपको आश्चर्य हो जाए, वाह क्या बात है, ठीक है, क्या गजब की क्लास चल रही, वाह वाह भाई वाह, ठीक है। तो क्या है? विस्मय। तो आप याद रखिए जहां पर आपको विस्मय, आश्चर्य हो जाए, ठीक है, देख करके वो होता है। संभाव्य, जहां आप संभावना प्रकट करते हो, ठीक है, वहां पर होता है। आज्ञा सूचक, जब किसी को आप आज्ञा दोगे। इच्छा सूचक, आप अपनी इच्छा को व्यक्त करोगे। संकेतवाची, जो संकेत बताता है। तो इस तरह से होता है। अब आप कहोगे सर एक एक चीजों को डिटेल में सर बता दीजिए कि दोबारा कभी एग्जाम में पूछे तो हम प्रश्न को गलत न करें। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछता है यहां से प्रश्न कि फला वाक्य जो है ये किस तरह का वाक्य है, और आप नहीं कर पाते हो। याद रखिए हमेशा जो है प्रश्नवाचक शब्दों को लगा करके प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बनाए जाते, कभी कभी सेंस के आधार पर भी बनाए जाते हैं, ठीक है। कैसे बनाए जाते हैं आज मैं वही चीजें आपको सिखाता हूं, ठीक है। दे रहा है कि विधिवाचक वाक्य, देखिए कह रहा है जिस कथन में स्वीकारात्मकता
सकारात्मकता मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस, ठीक है। स्वीकारात्मकता का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहा जाता है, ठीक है। जैसे बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो याद रखिए यहां पर विधिवाचक वाक्य, सामान्य वाक्य होते हैं विधिवाचक, जो सब आप जानते हैं, ठीक है। यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आ जाता, ये क्या पर है दोस्तों? यहां पर देखिए किसी तरह का विधिवाचक वाक्य नहीं है, यह संकेतवाची है, इशारा कर रहा है कि यदि आप हमको बुलाए होते ना तो मैं अवश्य आता, ठीक है। तो ये होता है ना, ये संकेतवाची हो गया, याद रखिएगा। तो ऐसे शब्दों में भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए निषेधात्मकता क्या होता है? कह रहा है जहां किसी कथन में नकारात्मकता का, जब स्वीकारात्मकता था तो हम लोग विधिवाचक बोले, जब नकारात्मकता का बोध होगा तो इसको निषेधात्मक कहा जाता है, निषेधात्मक, ठीक है, याद रखिए। जैसे आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं, यहां कहां पर है? अगर नहीं लगा है तो याद रखिए क्या है? निषेधात्मकता हो गया। न जाने क्यों आज आपका हिंदी नहीं लिख रही है, कुछ गलत होगा, ठीक है। न जाने क्यों आज हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, या आज हम लोग हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, या कुछ इस तरह का शब्द बोल दिया। याद रखिए निषेध, वहां पर नकारात्मकता का बोध होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम किसी से बोल दें कि बोल सकते हैं ना, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे सेंस भी आते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बड़ा सिंपल सेंटेंस में होता है कि वो नकारात्मकता ही बताता है, उसमें मतलब नहीं का इस्तेमाल नहीं होता है, उसके बावजूद भी हम उसे नकारात्मकता में लेकर चलते हैं। दोस्तों आगे जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना, ये वाला कंप्लीट हो जाए, वर्ड रचना, शब्द रचना और वाक्य रचना, मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, तो उसके माध्यम से आप देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन में आपके सामने निषेधात्मकता वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप जो है गलत करके चले आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अभी अगर पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाएगा तो बता दूंगा। बहुत अच्छा सेंटेंस मेरे दिमाग में था, सोचा था कि आज मैं ये वाक्य जो है प्रयोग करके आपको बताऊंगा, लेकिन अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य, तो आपको पता होगा प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंस जहां से प्रश्नवाचक शब्दों का बोध हो, यानी प्रश्न का बोध हो, जिसके बदले में आपको उत्तर देना पड़े, तो याद रखिए वो प्रश्नवाचक है। कह रहा है जहां किसी कथन में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया अथवा प्रश्नवाचकता का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे क्या आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा तो बदले में आपको उत्तर देना पड़ेगा। याद रखें दोस्तों, हिंदी में हर एक वाक्य भाव पे चलता है। कभी कभी नकारात्मकता नहीं दर्शाती है लेकिन उसका भाव नकारात्मक होता है। कभी कभी प्रश्न सामने खुलकर नहीं बोला जाता लेकिन उसका भाव प्रश्नवाचक होता है, उसका भी आपको ध्यान देना है। या अगर आपसे कोई पूछा, देखिए गजब का दे रहे हैं यहाँ पे शब्द, देखे हो, जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि फिल्म देखे हो, या वहां गए हो, या खाना खाए हो, तो इसका मतलब क्या है? खाना खाए हो तो बदले में आपको उत्तर देना पड़ेगा, यानी उसको पूछना चाहिए था क्या आप खाना खाए हैं, ठीक है, लेकिन उसने ऐसा पूछा नहीं, उसने खाली ऐसे पूछा खाना खाए हैं, क्या नहीं लगाया, क्या नहीं लगा है, उसके बाद भी यह शब्द क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है, यह शब्द नहीं, यह प्रश्नवाचक वाक्य है, याद रखिएगा। यानी प्रश्नवाचकता का बोध होना चाहिए, समझ रहे हैं, बोध होना चाहिए, तब वहां पर क्या होगा? प्रश्नवाचक होगा, ठीक है। तो याद रखिए, जैसे उसे मत छुओ, उसे मत छुओ, तो यहां पर नकारात्मकता भी आप कर सकते हो, वो नकार रहा है चीजों को, हालांकि आज्ञा सूचक भी हो जाएगा, आज्ञा दे रहा है उसे मत छुओ, ठीक है। आगे दे रहा है कि यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो परंतु उसमें प्रश्नवाचकता का भाव न हो, तो याद रखिए वह वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होगा, यानी भाव से सब कुछ चलता है हिंदी में। और आप क्या करते हो? आप पढ़ते हो जहां लास्ट में क्या, जहां बीच में या लास्ट में कहीं भी क्या, कब, कहां, कैसे लग जाए, इसका मतलब वो प्रश्नवाचक है। नहीं, अगर ऐसा है तो आप यहां बताओ, यदि आप लोग मेरी बात मानोगे तो न जाने क्या बन जाएंगे, यदि आप हमारी बात मानेंगे तो न जाने क्या बन जाएंगे। तो आप बताइए यहां पर क्या लगा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है? आप जाके पूछिए किसी से। दोस्तों याद रखिएगा, ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं माना जाएगा, इस भ्रम से दूर हो जाइए। क्या लगाने से कोई शब्द प्रश्नवाचक नहीं हो जाता? जब तक कि उसमें भाव प्रश्नवाचक का ना हो, प्रश्नवाचकता का भाव ना हो, तब तक वह शब्द प्रश्नवाचक नहीं बनता है। तो याद रखिए, हमेशा भाव देखा करिए कि किसी भी सेंटेंस का भाव क्या है, अर्थ उसका क्या निकल के आ रहा है, ठीक है।
आगे बोल रहा है कि विस्मयादि बोधक वाक्य, जहां आश्चर्य हो, विस्मय हो, उसको बोला जाता है विस्मयादि बोधक। तो कह रहा है कि जहां पर विस्मयादि बोधक शब्द हो या विस्मयादि बोधकता का भाव हो, उसे कहा जाता है। जैसे हाय वह मर गया, अरे राधा भाग गई, अरे गजब हो गया, आहा मजा आ गया, मजा आ गया भाई, आहा मजा आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ आश्चर्य की बात है, वाह क्या बात है, क्या बात क्या बात क्या बात। ठीक है, तो याद रखिए विस्मयादि बोधक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे याद रखिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। आप कहेंगे सर अपना एडवर्टीजमेंट तो आप खुद ही से करते हैं, क्या करें भाई, करना पड़ता है। पहले तो अब अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं और हमारी बात हर बच्चा तब सुनेगा ना जब आप शेयर करेंगे, जब हर बच्चा जानेगा कि हिंदी विषय पर भी विजय पाया जा सकता है, अपनी इंद्रियों पर नहीं लेकिन हिंदी विषय पर विजय पाया जा सकता है। कैसे? स्टडी 91 के माध्यम से। चलिए आगे आइए देखते हैं। करा आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक में क्या होता है दोस्तों, यहाँ आज्ञा दिया जाता है। आज्ञा सूचक का अर्थ ही आज्ञा देना। ठीक है, तो आदिशात्मकता नहीं है। ठीक है, वर्तनी सुधार करिए। हिंदी में याद रखिए जहां कहीं भी गलती मिलेगी तुरंत वर्तनी सुधार। ठीक, चैप्टर हमारा तैयार हो रहा है तो याद रखिए इसको बोला जाता है आदेशात्मकता। ठीक है, आदेशात्मकता। ठीक है, तो याद रखिए जहां आदेश जैसे शब्द हो, जैसे सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सुनो, तुम ही बोले इधर आओ। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो याद रखिए यहाँ पर आदेश दे रहे हो, या भाग जाओ, तुरंत भाग जाओ, तुरंत भागो, भागो यहाँ से, भाग जाओ। ठीक है, या फूल मत तोड़ो, तो ये पर क्या है, याद रखिए यहाँ पर आज्ञा सूचक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ठीक है खाना मत खाओ या वहां मत जाओ, तो क्या आज्ञा सूचक भी कर सकते हैं। हालांकि नकारात्मकता भी झलकती है लेकिन आज्ञा सूचक जो है इसमें सही हो जाएगा। अच्छा, इच्छा सूचक क्या होता है, जहां आप अपनी इच्छा प्रेजेंट करते हो तो ऐसे वाक्यों में इच्छा सूचक वाक्य माना जाता है। जैसे भगवान करे आप सभी दरोगा बन जाएं, भगवान करे आप सभी दरोगा बन जाएं, आप सभी सफल हो जाएं, तो भगवान करे हमारी क्या इच्छा है, हमारी इच्छा है कि आप शिक्षित हो जाएं, आप आगे बढ़ें, आपका नाम रोशन हो। ठीक है, ये हमारी क्या है, इच्छा है। तो यहाँ पर कैसा वाक्य हो जाएगा, यहाँ माइक लगा ना, माइक ना लगाओ तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये हो जाएगा इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, तो याद रखिए। अब अगला है 7वां नंबर दोस्तों, याद रखिए संभाव्यवाची। ठीक है, संभाव्यवाची, जहां संभाव्य मतलब संभावना, संभाव्य मतलब संभावना, तो जिस किसी कथन में कार्य के होने की संभावना हो उसे संभाव्यवाची कहते हैं। जैसे वह अपने गांव चला गया होगा, गेस कर रहा है, गेस कर रहा है, वो अपने गांव चला गया होगा, फॉर्म आया होगा, तुमने फॉर्म भरा होगा। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर क्या संभावना हो रही है, राधा बगीचे में आई होगी। ठीक है, ये तो गजब की बात होगी, एकदम स्टोरी हो गई ना। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पूछना तो नहीं चाहिए बट ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जो समझ रहे हैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो कभी किसी जिंदगी में, मतलब अपनी जिंदगी में कभी किसी से प्यार किया हो, ऐसे लोग हैं? कितने लोग हैं ऐसे, जरा कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे कितने लोग हैं, क्योंकि वो सारे लोग मेरी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मेरी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, हालांकि याद रखो कहा जाता है कि प्यार में लोग विजय नहीं मिलती है, किसी को विजय नहीं मिलता है, लेकिन मैंने वो चीज़ हासिल किया है। ठीक है, लड़कर सब कुछ करके मैंने वो चीज़ हासिल किया है। जीतने की ताकत होनी चाहिए, जीतने की जज्बा होनी चाहिए, और हमेशा याद रखो जिस भी उद्देश्य को लो ना उसको पूरा किए बगैर आपको नींद नहीं आनी चाहिए। जब तक मैं अपने प्यार में था तब तक मुझे लगा मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो क्या है, अपने प्यार को प्राप्त करना। जब उस चीज को अचीव कर लिया तो मुझे लगा मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस समय जो मेरा उद्देश्य है, मैं सोचता हूं कि कैसे मैं सारी चीजें, सारी किताब घोल करके मैं बच्चों को पिला दूं, उनके मन में कोई प्रश्न न रह जाए। आप कभी देखते हैं मेरे कमेंट में, मैं देखता हूं बड़ा खुश होता हूं, मेरे कमेंट में कभी ये कमेंट नहीं आता, सर आज्ञा सूचक वाक्य जो आपने बताया हमें समझ में नहीं आया। लोग पता क्या बोलते, थैंक यू, धन्यवाद। तो मेरे पास इतने कमेंट हो जाते हैं कि मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाता, तो क्षमा चाहता हूं, पढ़ता हूं सभी का कमेंट, लेकिन मैं इंतजार करता हूं कि कब आप बोलोगे कि सर हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आई। एक्चुअली क्या है ना, मैं इतना रिसर्च करके ही चलता हूं, इतने आसान भाषा में लेके ही आता हूं चीजों को कि आप क्या पूछोगे, यही हमसे पूछोगे सर इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है। अरे इतना तो आपको याद ही हो गया है। सर आदेशात्मकता अब आपको बताना पड़ेगा, किसी को विधिवाचक आपको बताना पड़ेगा, प्रश्नवाचक आपको बताना पड़ेगा। मैं जानता हूं आपको याद हो गया, और उसको तैयार करने के लिए मैंने इतना मेहनत किया है कि आपको पूछने की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जरा आज कमेंट करके बताइएगा कि हमारे देश में प्यार करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, क्या बात करते हो। हाँ, चलो आगे देखते हैं। संकेतवाची वाक्य, अब नाम से लग रहा है जहां पर संकेत हो, संकेतवाची वाक्य कह रहा है जहां एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो जाए वहां संकेतवाची होता है। बड़ा कंफ्यूजन होता है संकेतवाची शब्दों में, बड़ा कंफ्यूजन होता है वाक्यों में। ठीक है, क्यों, निर्भरता होती है वाक्यों, अगर कोई भी एक सेंटेंस वहां से हटा देंगे वाक्य का अर्थ ही नहीं निकाल पाओगे। जैसे देखो, जैसे लिखा है यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता, आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता। यहां पर क्या है, यहां पर
संकेतवाची। संकेतवाची देखो याद करने का केवल एक ही रास्ता है कि दो सेंटेंस लगते हैं आपको, एक को भी हटाओगे तो अर्थविहीन हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। याद रखिए, यदि आप मुझे बुलाए होते और इसके बाद गायब कर दूं तो क्या, बुलाए होते तो क्या, बताओ, हाँ, कुछ नहीं निकल रहा है, ये गड़बड़ हो जाता। या मैं बोल देता मैं अवश्य आता, तो ये क्या, सिंपल सेंटेंस हो जाता। याद रखिए, पिताजी के घर पहुंचते ही मैं खेलने जाऊंगा, तो जब पिताजी घर पहुंचेंगे तब मैं खेलने जाऊंगा। अगर आधा अधूरा कर दोगे, यानी दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, जब पिताजी पहुंचेंगे तभी जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो याद रखिएगा संकेतवाची वाक्य हैं। इस तरह के वाक्य आपके एग्जाम में पूछते हैं, आप लोग हैरान परेशान हो जाते हो, क्यों नहीं कर पाते हो भाई, क्या दिक्कत है, कहीं कमजोरी, कहीं दिक्कत परेशानी, क्या याद नहीं होता? या ऐसा है कि आज आप तक आपको किसी ने हिंदी इस तरीके से पढ़ाया नहीं कि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ। तो अगर नहीं पढ़े हैं आज तक, कोई बात नहीं, जब से जागा तभी सवेरा। हमेशा निगेटिव चीजों में नहीं रहते, पॉजिटिव चीजों में आइए। तो जब से जागा तभी सवेरा, आज से ही लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं। पूरी हिंदी वैसे मैं भी आपको पढ़ा चुका हूं, ये दोबारा रिपीट करा रहा हूं, ठीक है। तब मैंने कॉपी पर पढ़ाया था, आज मैं आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, ताकि मैं आपको अपना बेस्ट दे सकूं, ठीक है। तो हो सकता है उस समय टोन में मेरे प्रॉब्लम रही हो, क्योंकि शुरुआती समय था और पढ़ाने का उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। अभी तो 1500 वीडियो बनाते बनाते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि बात कैसे करनी है, मुस्कुराना कैसे, गुस्सा कैसे करना, मजा आ जाता है, ठीक है। यही सारी एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, एक्सप्रेशन बहुत जरूरी, बच्चा यही चाहता है, यही देखता है, इसी को बोलते हैं एक्टिंग। क्या बोलते हैं, एक्टिंग। आगे बढ़ते हैं, रचना के अनुसार वाक्य। रचना के अनुसार वाक्य कितने होते हैं दोस्तों, 3 तरह के होते हैं। यहां से तो इतने प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, और मुझे लगता है जितने बार आप लोग किताब से पढ़ के जाते हो उतने बार गलत करके आते हो, कंफर्म बता रहा हूं, गलत करके आते हो। ज्यादातर लोग दोस्तों यहां से कंफ्यूजन में आ जाते हैं, सर पढ़ते हैं बहुत बार, बड़ा आसान भी है, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो गलत हो जाता है, पता नहीं कैसे गलत हो जाता है, लेकिन किंतु परंतु याद करके जाते हैं और फिर वहीं भूल जाते हैं कि जहां तहां आ जाएगा तो क्या करेंगे, बस हो गया गड़बड़, कहानी खत्म, ठीक है। ऐसे नहीं चलना आपको। देखिए, आपको रटना नहीं है, आपको मैंने कहा ना, आप रट लेते हो कि जहां प्रश्नवाचक शब्द दिए गए वो प्रश्नवाचक वाक्य भी हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, क्या वो प्रश्नवाचक वाक्य था? नहीं था। कि अगर आप हमसे पढ़ते तो न जाने क्या बन जाते। क्या प्रश्नवाचक है? नहीं है। लेकिन उसके बाद भी क्या वो सामान्य वाक्य माना जाता है? प्रश्नवाचकता का बोध उसमें हो नहीं रहा है, क्या लगा हुआ है? तो आपको भाव समझना है, आपको भाव समझना है दोस्तों। यही होता है यहां पर, आप जो है पढ़ के जाते हो कि लेकिन किंतु परंतु लगा होगा तो फला 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 वाक्य होगा, कर दिए गोबर, गोबर वही हो गया। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। फिर कैसे पढ़ना है आप समझो, मैं आपको इसकी बेसिक ट्रिक दे रहा हूं, जो एक्चुअली में ट्रिक नहीं, जो एक्चुअली में जिससे पैदा हुआ है वो बता रहा हूं आपको, समझिएगा ध्यान से। करा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। दोस्तों अगर मैं सरल वाक्य पूछूं तो ऐसे वाक्य जो सरल हो, सहज हो, वो सरल वाक्य हैं। मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, सीता खा रही है, राधा घूम रही है, मोहन जा रहा है, राम घूमने गया है, वह विद्यालय गया है, वह बाजार गया। सामान्य वाक्य, सरल वाक्य, ठीक है। सामान्य या सरल आप लोगों के सिंपल है, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना है कि जो वाक्य सामान्य जैसा दिखता है वो सामान्य होता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं दोस्तों। ट्रिक होता है इसका। क्या तरीका होता है? देखिए, जिस वाक्य में, यहां पे लिख रहा हूं मैं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, ठीक है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय, यानी एक सब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ऐसे याद करिए, एक सब्जेक्ट, सॉरी मिट गया क्या यार, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिए, जहां कहीं भी एक उद्देश्य, एक विधेय दिया हो, या एक से अधिक उद्देश्य, यानी उद्देश्यों की संख्या भी एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन विधेय की संख्या वही रहेगी, समान रहेगी। मतलब विधेय एक ही रहेगा, उद्देश्य एक से ज्यादा हो सकता है, विधेय एक ही रहेगा। यही तरीका याद करने का, विधेय 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 एक ही रहेगा, उद्देश्य एक से ज्यादा हो सकता है, उद्देश्य एक से ज्यादा हो सकता है, विधेय एक रहेगा। उसी को सरल वाक्य कहा जाता है। एग्जांपल से समझिए, मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, तो देखिए मैं यहां पर क्या, मैं सब्जेक्ट हूं, मैं एक हूं और एक से ज्यादा भी मैं हो सकता हूं, लेकिन जा कहां रहा हूं? स्कूल जा रहा हूं। तो जाना जो है दोस्तों यहां पर याद रखिए, वो आपका क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। हमने कहा विधेय आपको स्थिर रखना है, विधेय ज्यादा नहीं होगा, विधेय एक ही रहेगा, सब्जेक्ट ज्यादा हो सकता है। तो मैं स्कूल जा रहा था, यह भी आपका सरल वाक्य है,
ठीक है। और यहीं पर अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह भी आपका सरल वाक्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मैं अपने मित्रों के साथ, यानी मैं सब्जेक्ट हूं, अपने मित्रों, यहां ढेर सारे सब्जेक्ट आ गए, यानी एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो गया, उद्देश्य हो गया, तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट है याद करने का, अगर इस कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से चीजों को हल कर पाएंगे। दूसरा समझिए, स्पष्टीकरण पहले आपको दिखाता हूं, फिर दूसरा एग्जांपल देता हूं। पहले उदाहरण में एक शब्द एक उद्देश्य है, जैसे स्कूल जा रहा था, वाक्यांश में विधेय नॉर्मल है, ठीक है। और इसके बाद दूसरे उदाहरण में मैं अपने दो मित्रों के साथ, यानी दो उद्देश्य यहां पे हो गया और स्कूल जा रहा था, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन तब भी क्या है, विधेय एक ही है, विधेय आपको स्थिर रखना है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जस्ट चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, यानी एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय, बस उसी को संयुक्त बोलते हैं। एक से अधिक उद्देश्य भी हो जाएंगे और एक से अधिक क्या हो जाएंगे, विधेय भी हो जाएंगे, वहां पर संयुक्त होता है। कैसे, आप समझो। अब देखो, अब ये वाली लाइन अभी छोड़ दो, पहले आप जो है एग्जाम्पल देख लो यहां पर जो मैं बता रहा हूं। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, एक वाक्य हो गया, और मेरा छोटा भाई खेल रहा था, तो बोलो देखो, मैं और मेरा ये दो सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, और स्कूल जाना और खेलना ये दो प्रेडिकेट हो गए। समझ रहे हो, ये भी दो हो गए, ये भी दो हो गए। समझ में आ रहा है आपको, तो यानी एक से ज्यादा सब्जेक्ट और एक से ज्यादा प्रेडिकेट, यानी एक से ज्यादा उद्देश्य और एक से ज्यादा विधेय होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, उसके पिता ने उसे बहुत रोका था किंतु वह राधा से मिलने चला ही गया, तो यहां देखो उसके पिता एक हो गए और वह, जो इस व्यक्ति की बात हो रही, वह दूसरा हो गया, और एक तरफ वो रोकना था, दूसरी तरफ वह चला गया। तो याद रखिए, जब एक से ज्यादा दोनों बढ़ जाए संयुक्त होता है। नॉर्मली क्या होता है, तब जाहिर सी बात है दो वाक्य होंगे तभी ऐसा हो पाएगा, दो वाक्य होंगे तभी ऐसा हो पाएगा। बताइए, होगा ना, अरे दो ठो आप ये कहां से लेकर आओगे, खेलना और जाना कैसे हो जाएगा, ठीक है, यानी दो वाक्य बनाना पड़ेगा, और दो वाक्य बनेगा तो फिर जोड़ना पड़ेगा, और जुड़ेगा कैसे, लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने वो आती है। हाँ, तो याद रखिए, और किंतु लेकिन परंतु फिर भी, इसलिए इस तरह के संयोजन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है संयुक्त वाक्य के दौरान। बोलिए, याद हुआ कि नहीं, ठीक है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित वाक्य क्या होता है, एकदम मजा लेके पढ़ाई करते हैं। हिंदी देखिए ऐसी विषय है ना, एकदम इत्मीनान से दिल खोल के पढ़ना चाहिए इंसान को। क्या टेंशन है भाई, हिंदी पढ़ रहे हैं, अपनी मातृभाषा है, ठीक है, मदर टंग है। हाँ, ये भले कि हमको नहीं आती हिंदी, लेकिन हम मदर टंग है, बोलते हैं हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए, आप भी कहेंगे सर नितिन सर का कौन कौन सा रूप देखने को मिलता रहता है, मिलेगा, बहुत सारे रूप हैं, धीरे धीरे अब खुल रहे हैं आज। अच्छा, आप सभी का धन्यवाद, आप सबका इतना प्यार मिला कि 1 मिलियन लोग हमसे जुड़ चुके हैं, 10 लाख से अधिक लोग हमसे जुड़ चुके हैं। दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद, 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 तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। और अभी भी बहुत खुशी है मन में, बस जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, और आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। उम्मीद करता हूं आगे मैं आपके दिल में बसा रहूंगा, और आगे अपने जिस तरह से मैं पढ़ाता था आपको उस तरीके से पढ़ाता रहूंगा, और भी ज़्यादा बेहतर देने की कोशिश करूंगा ताकि आपका और ज़्यादा प्यार हमें मिल सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा दोस्तों कि मिश्रित वाक्य, इसको समझिए। कह रहा जहां एक कथन में एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय, उद्देश्य यहां पर एक हो गया, उद्देश्य एक हो गया, उद्देश्य एक हो गया, अभी तक नहीं उद्देश्य एक हुआ था, अब पहली बार हो रहा है, उद्देश्य एक हो गया और विधेय ज्यादा हो गया, एक विधेय और उससे संबंधित कई विधेय हो जाएंगे, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अरे लोग कहते हैं मिश्रित संयुक्त सर समझ में नहीं आता, अरे कैसे समझोगे आप, तो लेकिन किंतु परंतु लेके पढ़े हो ना, समझोगे कैसे। अरे उसकी जगह पे याद करो कि जहां पर एक से ज्यादा सब्जेक्ट, एक से ज्यादा प्रेडिकेट, हिंदी में एक से ज्यादा उद्देश्य, एक से ज्यादा विधेय हो, संयुक्त कहलाता है। और मिश्रित कब, जब उद्देश्य एक हो, टारगेट एक हो, उद्देश्य एक हो, विधेय अलग अलग हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, तब उन्हें क्या बोलते हैं, मिश्रित वाक्य कहा जाता है। जैसे दे रहा है कि जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे, जैसे ही बरसात हुई, तो जैसे ही बरसात हुई वैसे ही मेढक टर्राने लगे या बोलने लगे। मेढक हमेशा टर्राते हैं, ठीक है, तो टर्राने लगे। याद रखेगा, जैसे ही बरसात हुई, अगर बरसात ना हुई होती तो मेढक नहीं टर्राते, नहीं बोलते। तो याद रखिए यहां पर ये डिपेंड है इसके ऊपर, तो इसको भी याद रखेगा। इसलिए मिश्रित वाक्यों में वैसे जैसे तैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, ये तो और ज्यादा कठिन है सर। कितने लोग कमेंट करते हैं सर कृतवाच्य वाच्य नहीं समझ में आता, कर्मवाच्य भाववाच्य क्या होते हैं सब नहीं समझ में आता। अरे मेरे भाई, अगर संधि विच्छेद कर लिया होता तो भी समझ में आ जाता,
कृतवाच्य, एक लाइन में बता रहा हूं, एक अक्षर लिखूंगा खाली। कृत माने कर्ता, कृत माने कर्ता, यानी ऐसा शब्द जहां कर्ता की प्रमुखता हो, कर्ता मुखिया हो घर का, और ऐसा शब्द जहां कर्म मुखिया हो, ठीक है, और ऐसा शब्द जहां भाव मुखिया हो। क्या कराते हैं? अलग अलग वाक्य बनाते हैं, अलग अलग वाक्य बनाते हैं। सर कैसे आप साबित करेंगे कि कोई मुखिया है? ये साबित करके आप दिखा दीजिए। चलिए कर देते हैं दोस्तों फटाफट साबित। करें कि कृतवाच्य, कृतवाच्य जहां कर्ता प्रधान हो, कर्ता मुखिया हो, और कथन का भार कर्ता पर पड़े। अरे परिवार का भार मुखिया पे पड़ता है ना, तो कथन का भार कर्ता पर पड़ेगा, और उसी को क्या बोलते हैं? कृतवाच्य बोलते हैं। ठीक है, और याद रखिए जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, तो याद रखिए भार किसके ऊपर? अध्यापक के ऊपर। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, भार किसके ऊपर? अध्यापक के ऊपर। छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, भार किसके ऊपर? छात्र के ऊपर। अरे इसी को तो बोलते हैं कृतवाच्य, कर्तृवाच्य। ठीक है, दूसरा है कर्मवाच्य, जहां कर्ता का जहां कथन का भार कर्म पर पड़ने लगे, कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्म पर पड़ने लगेगा। कर्म क्या होता है? ये पढ़ाना पढ़ना, यही तो कर्म है। अरे कर्ता के द्वारा जो क्रिया किया जाता है उसी को कर्म कहा जाता है। कर्ता के द्वारा जो क्रिया किया जाता है उसी को कर्म कहा जाता है। कर्मवाच्य में प्रायः प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। अच्छा ये बात की बात है, यहां देखो पहले, यहां समझो। यहां कर अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो वहां पर पढ़ाया जाना जो है उसको टारगेट किया जा रहा है, यही तो कर्मवाच्य है। कर छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, मतलब वहां हिंदी और हिंदी पढ़ने को क्या है? उसको प्रमुख बनाया जा रहा है। छात्रों के द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, हिंदी बहुत बड़ा सब्जेक्ट, हिंदी पढ़ी जा रही है, यही क्या हो गया? याद रखिए एक कर्मवाच्य हो गया, इसी को कर्मवाच्य कहते हैं। आप कहते हैं सर याद नहीं हो रहा है। अरे ऐसा क्या है नहीं याद हो रहा है? सर ये दोनों तो याद हो गया, भाववाच्य नहीं याद होता है। अरे भाववाच्य यार कुछ नहीं होता, नकारात्मकता है, निगेटिविटी, और कुछ नहीं है। भाववाच्य में क्या है? निगेटिविटी है। कैसे निगेटिविटी है? देखो भाववाच्य जहां कथन का भार क्रिया पर पड़ने लगे, कथन का भार है। अच्छा एक मिनट, आपको तो यही नहीं कंफ्यूजन में होगा सर, कर्ता, कर्म और क्रिया ये क्या होता है? कर्ता जो काम को करता है, कार्य को करता है, कर्ता कहलाता है। कर्म किसे कहते हैं? जिस कार्य को कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं। जैसे हिंदी पर बल दिया जाता है, पढ़ा रहे थे या पढ़ रहे थे बात की बात है, हिंदी पर जोर जा रहा है कि छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही, हिंदी पढ़ी जा रही है, हिंदी, तो हिंदी वहां पर कर्मवाच्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब पढ़ना वहां पर जो शब्द था वो क्या था? वो आपका क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, कहा जहां कथन का भार क्रिया पर पड़े और क्रिया ही कथन में मुख्य भूमिका अदा करे, ऐसे को भाववाच्य कहा जाता है। भाववाच्य प्रायः नकारात्मकता का बोध होता है, अकर्मक क्रिया से युक्त होता है। जैसे मेरे पिताजी से दौड़ा नहीं जाता है या नहीं दौड़ा जाता है, माताजी से देखा नहीं जाता है, मुझे उसका दुख सहा नहीं जाता है। ठीक है, यहां पर क्या है? नकारात्मकता का बोध होगा और भाववाच्य यहां निकल करके आएगा। तो मुझे लगता है सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा है आपके लिए। और आज के लिए इतना ही। अगर वाक्य रचना कंप्लीट हो गया हो आपका तो बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। इत्मीनान से पढ़ते चलिए, पूरी हिंदी 40 से 45 दिन में आपके सामने ऐसे ही खाने की तरह परोस दूंगा। अब आपको कौन कौन सा खाना अच्छा लगता है आप समझ जाओ। मैं तो यही चाहूंगा कि पूरा पत्तल साफ हो जाए आपका, ठीक है, सब कुछ एकदम रट जाए। और हिंदी यार एंजॉय करके पढ़ा करो। मुझे ऐसा फील होता है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी में बड़ा सीरियस हो जाता हूं, अब थोड़ा सा कूदने मतलब मस्त होकर पढ़ाने का मन करता है। ठीक है, तो अच्छे से हम लोग हिंदी को पढ़ा जाएगा। बस उम्मीद इतना है दोस्तों, आप वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि यूट्यूब क्या करता है? देखता है कौन क्या कर रहा है, कौन टीचर कैसा है, और नाम आगे बढ़ाना है तो ये आपकी जिम्मेदारी। मेरा काम भाई पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है। अगर नहीं जुड़े हैं हमसे तो जुड़ जाइए जल्दी से। और भी सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं चैनल पर, हर एक सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज पढ़ाया गया। हमारी तो यही खासियत है कि हम चैप्टर वाइज चीजों को लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं कि आज समास आपके एग्जाम में पूछता है, समास पढ़ा दिया, कल को क्या पूछ देगा? भाववाच्य, तो नहीं पढ़ाया। ऐसा नहीं, सब पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, ताकि एग्जामिनर चाहे जैसा क्वेश्चन बना ले, मुझे क्वेश्चन से डर नहीं लगता, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे एग्जाम में क्या आएगा। अरे हमने सब पढ़ा है, हमने सब पढ़ा, हमें डरने की जरूरत नहीं कि एग्जाम में संधि पूछेगा, छंद पूछेगा, रोला पूछेगा, ठीक है, सोठा पूछेगा, सवैया पूछेगा, या फिर कोई अलंकार पूछ देगा, या संधि विच्छेद पूछ देगा, समास पूछ लेगा, तत्सम तद्भव उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से कुछ भी पूछेगा, हम सबकी ऐसी की तैसी करने को तैयार हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह से प्यार देते रहिए। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। और चैप्टर से संबंधित अगर प्रैक्टिस करना होगा, वेबसाइट पे विजिट करिए मेरे भाई, 70,000 क्वेश्चन वहां पे आपका इंतजार कर रहा है। कोई आए और हमें लगाए, कोई आए और हमें लगाए। कोई एरर होता है स्क्रीनशॉट लेकर के
वेबसाइट के ठीक नीचे मेरा नंबर दिया गया, उस नंबर पे एक मैसेज कर देंगे, हम क्वेश्चन में सुधार कर लेंगे। क्या होता है, टाइपिंग में कभी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं पहले ही। आप गुस्सा मत होना, नाराज मत होना। और फिर यार एक बात याद रखो, स्टडी 91 मेरा नहीं है, ठीक है, ये आपका भी चैनल है और हम एक परिवार में हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है, आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, तो किस बात का परिवार? परिवार क्या, फैमिली क्या? अगर हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट ना करें तो परिवार क्या? तो जल्दी से विजिट करिए हमारी वेबसाइट पर। बहुत जल्द गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन आ रहा है तहलका मचाने के लिए, क्योंकि उसके आ जाने के बाद से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इतनी चीजें दे दूंगा कि जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाता ना, तब तक सांस नहीं लेना है। और इतना तो चैलेंज है कि जो इस चैनल से जुड़ गया उसको मैं पास करा के रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वो कितना भी कमजोर बच्चा हो, उसको लाके ऐसे टॉप पे बैठाना है, ऐसे टॉप पे बैठाना है, ठीक है। इतना मेहनत करूंगा, बस आप मेरे साथ ताकत लगा के लग जाओ और फिर देखते हैं तहलका मचाते हैं दुनिया में, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।